आप सबका स्वागत है बैंक साथी चैनल पर। आज जो हम पढ़ने वाले हैं 26 अगस्त का डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो मैं आपका दोस्त हीरकनाथ नेशनल सिर्फ पहले चलता हूँ, ठीक है। तो आज में आपको मिलेगा बहुत सारी न्यूज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर स्किप मत करना कोई भी न्यूज़। पहले से बढ़े तो पहला न्यूज़ मिलेगा आपको कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। ये टोटल 64 ईयर्स के बाद जो है अब ये एक नया एक्ट आ रहा है आईटी का, इनकम टैक्स का एक नया एक्ट लाया गया है। ये रिप्लेस करेगा जो पुराना एक्ट था इनकम टैक्स एक्ट 1961, और जो नया एक्ट है ये इफेक्ट होगा 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी ने जब अनाउंस किया था, ये अप्रूव किया था, उसके बाद ही जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है इन्होंने नोटिफाई कर दिया था नेक्स्ट डे पे। तो हमें डेज याद नहीं रखने, बस आपको ये पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने जो है इसको नोटिफाई किया गया है, जो ये इनकम टैक्स एक्ट है इसको नोटिफाई किया गया है। इसके बारे में डिटेल में पढ़े क्या है ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। इसके अंतर्गत आपको कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे। एक मेजर चेंजेस किए गए हैं, जो पहले जो सेक्शंस थे, चैप्टर्स थे इनकम टैक्स के अंतर्गत, उसको घटा के जो है कम कर दिया गया, कारण कि क्लैरिटी मिल पाए और फिर एक कंसाइज फॉर्म में हो पाए, ठीक है। आप भी मेरे से क्यों जुड़े हो, क्योंकि करंट अफेयर जो है मैं आपको कंसाइज फॉर्म में देता हूँ। तो वैसे समझ सकते हो कि जो इनकम टैक्स एक्ट है 2025 का, उसमें क्या है कि कंसाइज फॉर्म में जो है चीज़ों को लिखा गया है। जो पहले था वो कुछ ज़्यादा बड़ा था लिखा गया, जो कि समझने में मुश्किल होता था, पढ़ने में मुश्किल होता था, तो उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या डिटेल है हम उसको पढ़ते हैं। पहले तो आपको मिलेगा कि जो सेक्शन था पहले 819 था, उसको घटा के 536 कर दिया गया है। चैप्टर जो है वो पहले 47 जो है पहले चैप्टर्स थे, और अभी के टाइम पे आपको 23 चैप्टर्स मिलेंगे। तो अच्छा खासा जो है यहाँ पे देख सकते हो चैप्टर को भी कंसाइज किया गया है। उसके बाद वर्ड काउंट में भी देखोगे तो 5.12 लाख पहले थे वर्ड्स, अब उसको घटा के 2.6 लाख वर्ड्स कर दिए गए। कुछ नए टेबल्स भी ऐड किए गए हैं, जो कि सिंपलीफाई फॉर्म में जो है आपको समझने में हेल्प, आपको मतलब जो इनकम टैक्स एक्ट जो पढ़ रहा रहेगा उसके लिए, या जिसको पढ़ना रहेगा उसके लिए। तो इधर आपको मिलेगा टोटल 39 टेबल्स हैं और 40 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। और दो चीज़ों को ऐड किया गया, एक तो फाइनेंशियल ईयर और एक असेसमेंट ईयर। ये कौन से ईयर्स होते हैं, जैसे कि असेसमेंट ईयर के बारे में बात करें तो असेसमेंट ईयर जो अभी करंट ईयर है वो रहेगा, और फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो वो प्रीवियस ईयर का जो रहता है वो रहेगा, ठीक है। तो अभी के टाइम पे क्या चल रहा है हमारा 25-26 चल रहा है। इसके बारे में बात करें तो ये हो गया हमारा AY, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर, और फाइनेंशियल ईयर पिछले साल का रहेगा मतलब 24-25 ऐसा रहता है, ठीक है। इनकम टैक्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ये दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया गया, जिसको टैक्स ईयर बोला गया। टैक्स ईयर बोला गया, और टैक्स ईयर के बारे में बात करें तो स्टार्ट कब होता है, ये अप्रैल 1 से स्टार्ट होता है और ये जाएगा 31 मार्च तक। फाइनेंशियल ईयर भी यही रहता है, तो इसी को जो है टैक्स ईयर बोला गया, और जो करंट ईयर है उसको रखने के लिए बोला गया है इस एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में यही है कि लॉ को शॉर्टर किया गया, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए इनकम टैक्स एक्ट को भी। कुछ चीज़ें जो कि चेंजेस नहीं किए गए हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि एक नया रेजिम है, एक ओल्ड रेजिम है, और अभी के टाइम पे नहीं, सब बहुत टाइम ही हो गया, अभी तो न्यू रेजिम भी है। तो लोगों का ऑप्शन होता है इनकम टैक्स जब भरते हैं, वो तो या तो ओल्ड रेजिम ले सकते हैं या न्यू रेजिम ले सकते हैं। अगर उन्होंने न्यू रेजिम ले लिया एक बार भी तो वापस से शिफ्ट नहीं हो सकते ओल्ड रेजिम में। ये एक मान सकते हो सिस्टम रखा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देते हुए चलना। और ओल्ड है, अगर इसको भी ओल्ड रखना हो तो ओल्ड भी रख सकता है। और ओल्ड में क्या है कि ओल्ड में जो है बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है, टैक्स बेनिफिट ज़्यादा मिल जाता है, और न्यू में जो है बेनिफिट कम मिलता था। अब तक कम मिलता था, बट अब जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं जिनकी सैलरी 12 लाख से नीचे है, उनको जो है न्यू रेजिम के अंतर्गत फ़ायदा मिलता है, ठीक है। तो और ओल्ड रेजिम के अंतर्गत जो अमीर है, मतलब जो 50 लाख प्लस जो पर एनम पैसा कमा रहे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाता है, बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि यहाँ पे आपको 80C के अंदर डेबिट भी मिल जाता है, उसके साथ आपको इंश्योरेंस, फिर बहुत सारी चीज़ें रहती है जो कि मिल जाता है, जो न्यू रेजिम में नहीं रखा गया है। तो यहाँ पे क्या किया गवर्नमेंट ने पिछले साल की जो है न्यू रेजिम के अंतर्गत बोला था कि अगर 12 लाख तक किसी का भी अगर पैसा कमा रहा हो तो वो जो है माफ़ रहेगा अंडर सेक्शन 87A के अंतर्गत, ठीक है। सेक्शन 87A के अंतर्गत जो है 12 लाख तक अगर कोई पर्सन पैसे कमाता है तो वो टैक्स फ्री रहने वाला है अंडर दी न्यू रेजिम, अगर न्यू रेजिम लिया होगा तो। उसके साथ ही एक आपको पता होगा कि जैसे ओल्ड रेजिम में भी ये चीज़ थी कि 75 लाख 50 लाख जो है वो माइनस कर दिया जाता था, ठीक है। तो ऐसे ही मान सकते हो कि और ज़्यादा जो है 12 लाख तो है ही, उसके साथ प्लस 75,000 और जो है माफ़ी दी जाती है जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए। इसे जो सैलरीड पर्सन है उनके लिए ही है। तो टोटल 12,75,000
1000 जो है एक साइड से टैक्स फ्री है, आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी पर्सन ने न्यू रेजिम के अंदर अगर रजिस्टर किया हो तो। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है आपको न्यूज़ मिलने वाला है और हमने इसको पूरा डिटेल में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं वो चीज़ें जो कि पहले भी वैसी थी और अभी भी वैसी ही है, जैसे कि जो इनकम टैक्स स्लैब है वो। अगर बात करें इनकम टैक्स स्लैब की तो 0 से लेके 4 लाख तक जो है कुछ भी पैसे नहीं लगते। 4 लाख से लेके 8 लाख तक जो है 5%, 8 लाख से 12 लाख के बीच में 10%, 12 से 16 के बीच में 15%, 16 से 20 के बीच में 20% और 20 से 24 के बीच में 25% जो है टैक्स लगता है। और अबव जो है 24 उसमें आपको 30% टैक्स मिलने वाला है। पर यहाँ पे कैच है, आपको याद रखना है कि इनकम टैक्स की कैलकुलेशन ऐसी नहीं होती कि अगर 24 लाख के ऊपर कोई पर्सन कमा रहा हो तो उसको सीधे का सीधा 30% टैक्स लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो बंदा तो मर ही जाएगा। ठीक है, इसका निकालो कितना होगा 24%, 2.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो आपको मिल जाएगा कितना 7.2 लाख ना। तो 7.2 लाख थोड़ी टैक्स दे रहा होगा, तो ये ऐसा नहीं होता। इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसका कैलकुलेशन समझते कैसे रहता है। लेते हैं किसी पर्सन की सैलरी लेते हैं, मान लेते हैं कि 20 लाख ले लेते हैं। ठीक है, 20 लाख किसी पर्सन की सैलरी है, तो 20 लाख अगर सैलरी है तो उसको जो है पहले जो पहला स्लैब है उसमें बांटा जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि 0 to 4 लाख के बीच में बांटा जाएगा, जिसके ऊपर उसको कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अब 20 लाख से जो है 4 लाख रुपए माइनस कर दो, कितने बच गए? 20 लाख से 4 लाख माइनस किया हमने, 20 लाख से 4 लाख माइनस किया तो 16 लाख बच गए ना। तो अब 16 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। अब 16 लाख के ऊपर किस तरह से टैक्स लगेगा? 4 लाख से देख सकते हो कि 8 लाख के बीच में जो है 5% का टैक्स लग रहा है। तो 16 लाख जो है वो देख सकते हो कि इसके बीच में आ रहा है, 4 से 8 लाख के बीच में आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो है 5% का टैक्स लग जाएगा। अब जो 16 लाख है इसको भी जो है 8 लाख से इसको माइनस कर दो। ठीक है, क्योंकि 8 लाख का हमने टैक्स लगा दिया ना, तो अभी इसमें 8 लाख का माइनस कर दो तो वापस से जो है 8 लाख रुपए बच गए। अब वापस से 4 से 8 लाख के बीच में कितने टैक्स है? 5% का टैक्स है। टोटल जो है यहाँ पे भी 5% का टैक्स लग जाएगा। तो आप देख सकते हो इस तरह जो है प्रॉपर टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो 8 लाख का 5% कितना हो गया? 20,000 आई थिंक ना, नहीं सॉरी 40,000 रुपये हो गए। तो यहाँ पे 40,000 रुपये टैक्स और 16 लाख रुपए का फिर 5% करना है और उसको फिर जोड़ के मतलब 80,000 रुपये, मतलब 1.2 लाख रुपए जो है 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स लगने वाला है। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस रहता है टैक्स का, और ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। एग्जाम में इतना नहीं पूछा जाएगा, बट इंटरव्यू में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हुए चलना है। अगर बात करें ओल्ड टैक्स रेजिम के ऊपर, तो इसमें आपको मिलेगा कि जिनका भी 60 साल से 4 साल के नीचे हैं उनके लिए जो है 2.5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं लगता था, और उसके बाद जो है 5 लाख 20 लाख 30 लाख ऐसे 5% 20% 30% करके जो है टैक्स लगता है। और सीनियर सिटीजन की बात करें, सीनियर सिटीजन के बारे में बात करें तो इनको जो है 3 लाख रुपए तक जो है माफ़ी होती है, और इनके ऊपर भी 3 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। उसके बाद 5 20 और फिर 30% करके लगता है। और सुपर सीनियर सिटीजन 80+ है उनके लिए जो है 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं लगता ओल्ड टैक्स रेजिम के अंतर्गत। उसके बाद 20% और 30% का टैक्स लगता है। तो ये जो है पूरा का पूरा टैक्स का सिनेरियो है, और एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा आपको ये सारी चीज़ें, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। क्या पता डायरेक्टली वही पूछ भी लिया जाए कि 16 से 20 लाख के बीच में कितना % टैक्स लगता है, और चांसेस कम है बहुत पूछने का। ठीक है, तब भी एक बार आप घुमा देना इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एक इनके बारे में पढ़ते क्या है ये इनकम टैक्स इन इंडिया, किसने जो है लॉन्च किया है, कैसे जो है हमारे इंडिया में डेवलप्ड हुआ है। इसके बारे में पढ़े तो सर जेम्स विल्सन ने 1860s को जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया था इनकम टैक्स। उसके बाद जो 1961 है वहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, और जो मॉडर्न चीज़ें करनी चाहिए वो चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो इनकम टैक्स को जो है देखा गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत पुराना हो गया था, 1860 से चेंज नहीं किया गया था, और 1961 में चेंज किया गया था। उसके बाद आप देखोगे तो अभी 2025 में चेंज हुआ है। किसकी जिम्मेदारी होती है ये इनकम टैक्स इंप्लीमेंट करने का, कुछ ऐसे कर रहा है कि नहीं देखने का? तो ये सारा का सारा जिम्मेदारी जो है वो रहता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत ही आता है, जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंतर्गत आता है। तो इसी का काम होता है पूरा का पूरा इनकम टैक्स हमारे इंडिया में देखने का। नेक्स्ट लॉन्चेस को पढ़ते हैं। तो वैसे तो लॉन्चेस बैंकिंग एवेनेस की तरफ से है, बट मैंने शायद से यहाँ पे नेशनल में डाल दिया, कोई बात नहीं। तो इसमें पढ़ेंगे तो हम मिलेगा आपको कि साउथ इंडियन बैंक ने जो है साउथ इंडियन बैंक गोल्ड एक्सप्रेस लॉन्च किया। अब साउथ इंडियन बैंक गोल्ड एक्सप्रेस क्या है? ये एक तरह से आप इजीली गोल्ड लोन ले सकते हो, उसी के लिए लॉन्च किया गया है। बोला जा रहा है कि जो भी गोल्ड की वैल्यू होगी उसकी 90% तक जो है LVT दिया जाएगा, मतलब लोन टू वैल्यू दिया जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि गोल्ड मान लेते हैं कि 10,000 रुपये का, ठीक है, तो उसका 9,000 रुपये तक जो है ये कवर करने का काम करेगा, 9,000 रुपये तक जो है लोन देने का काम करेगा इस गोल्ड एक्सप्रेस के अंतर्गत।
अगर प्राइस के बारे में बात करें कितना जो रेंज होने वाला है, तो 25,000 रुपये से लेके 25 लाख रुपए तक जो है ये दे सकते हैं लोन। अगर किसी का सोना अगर 50 लाख का है तो उसका 90% तो नहीं मिलेगा, मैक्स टू मैक्स 25% मिल सकता है। टर्नओवर जो है इसका 3 साल तक रहेगा। मोस्टली टारगेट करता है एमएसएमई स्मॉल बिजनेसेस को, ठीक है। छोटा सा न्यूज़ था, इसमें ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं बैंक गवर्नेंस की तरफ। यहाँ पे एक सेबी का सर्कुलर है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हम कवर करते हैं, ठीक है। सेबी ने एक्सटेंड कर दिया टाइमलाइन फॉर मार्जिन प्लेज फ्रेमवर्क का। मार्जिन प्लेज फ्रेमवर्क का जो टाइमलाइन था पहले 1 सितंबर 2025 था, अब उसको बढ़ा के 10 अक्टूबर 2025 कर दिया गया है अंडर द सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट 1992 रेगुलेशन 30 सेबी रेगुलेशन 1992 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये जो है सेक्शंस ज़्यादा नहीं पूछे जाते एग्जाम में, ये भी ध्यान देना, याद कर लेना एक बार। मैं ये नहीं बोलता कि इसको छोड़ दो पूरे, बट यहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछा था, यहाँ पे ज़्यादा ध्यान मत दो। इंपॉर्टेंट क्या है, जो डेडलाइन देके रखा है यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद हम ये समझते हैं प्लेज का क्या मतलब होता है। अभी मैंने आपको बताया गोल्ड के बारे में ना, तो गोल्ड जब आप जमा देते हो उसके बदले आपको बैंक जो है गोल्ड लोन देता है, ठीक है। गोल्ड लोन देता है, आप उसको जो है उसके बाद गोल्ड लोन जो देता है, जो पैसे मिलते हैं वो आप अपना जो यूज़ कर सकते हो वो कर सकते हो। उसके बाद आप जब आपके पैसे आ जाए पैसे वापस लौटा देते हो और जो गोल्ड जो है आपको वापस मिल जाता है। इसी सिनेरियो को हम देखते हैं सेबी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, या तो मैं बोलूँ प्लेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लेज क्या रहता है, प्लेज जो है आपका शेयर है। आपने शेयर को क्या किया, शेयर को जो है आपने एक तरह से लोन लिया है, शेयर के बदले जो है आपने लोन लिया है, जो NSDL है और फिर CDSL है इससे, ठीक है। तो ये स्टॉक एक्सचेंज मान सकते हो, जैसे BSE बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, तो वो दोनों का ही जो है एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म है CDSL और NDSL। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, ठीक है। पहले तो हम प्लेज के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो प्लेज मान सकते हो कि प्लेज एक तरह का शेयर है, ठीक है। तो हमने जो भी पर्सन ए है, मान लेते हैं पर्सन ए है, उसने शेयर को जो है शेयर के बदले जो है उसने कुछ पैसे लिए हैं एज अ लोन के तौर पे, ठीक है। और जब पैसे वापस आ जाएंगे, जब लोन चुका देगा, तब उसका जो भी शेयर है वो वापस मिल जाएगा, उसी को जो है प्लेज बोला जाता है, ठीक है। तो समझ गया होगा कि शेयर को क्या किया, शेयर को जो है लोन दिया किसी दूसरे पर्सन को, और उस पर्सन ने पर्सन ए को जो है पैसे दिए। अब जब पर्सन ए के पास पैसे आ जाएंगे तो वो वापस से पर्सन बी को पैसे दे देगा, उसके बदले जो भी उसका शेयर होगा वो खरीद लेगा। ये सेम जो है गोल्ड लोन का सिचुएशन की तरह समझ सकते हो, ठीक है। क्या रीज़न है, हम उसको समझते हैं क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये एक्सटेंशन किया गया है। पहले तो जो डिपॉजिटर है CDSL और फिर NSDL, ठीक है। CDSL मतलब सेंट्रल डिपॉजिटर सिक्योरिटी लिमिटेड मिलेगा आपको, और NSDL मतलब नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटर लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो NSDL है ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता होगा, वो जो है NSDL यूज़ करती है, और बम्बई स्टॉक एक्सचेंज जो है वो करती है CDSL। ये सेम समझ सकते हो कि एक ही बैंक है, जैसे SBI भी जो है सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देता है, वैसे HDFC भी सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देता है, वैसे ICICI भी सेविंग अकाउंट का ऑप्शन देता है। सेम प्रोडक्ट है बट डिफरेंट बैंक बेच रहे हैं। वैसे ये सेम चीज़ होने वाली, जो BSE और NSE सेम प्रोडक्ट रहता है जो कि आपको मिलेगा शेयर्स, ठीक है। तो शेयर्स होता है तो वो जो है बेचने का काम ही रहता है इनका भी, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म मान सकते हो, एक NSDL और CDSL। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। आपने ग्रो के बारे में पता होगा आपको, ठीक है। उसके साथ जीरोधा के बारे में पता होगा, ये सारे जो है इनके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, ये जो है एक साइड से आपको शेयर खरीदने में हेल्प करता है। आप मान लेते हैं आप ये हो, ठीक है, आप ये पर्सन हो ए, आपको जो है शेयर खरीदना है, तो अब शेयर खरीदने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। डीमैट का मतलब डीमैटेरियल अकाउंट होना चाहिए, जो कि डिजिटल फॉर्म में रहता है। और डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे सेविंग अकाउंट में क्या रहता है, सेविंग अकाउंट होना चाहिए जब आपको पैसे अगर जमा करने हैं, तो करंट अकाउंट होना चाहिए अगर आप बिजनेस कर रहे हो, तो सैलरी अकाउंट होना चाहिए जब आपका कोई सैलरी आने वाला होगा। तो हर एक चीज़ के लिए कोई ना कोई अकाउंट चाहिए होता है बैंक में। वैसे ही बात करें शेयर्स की, तो शेयर्स खरीदने के लिए जो है डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। आप बिना डीमैट अकाउंट के शेयर्स नहीं खरीद सकते, ये चीज़ ध्यान देना। तो वो डीमैट अकाउंट जो है आपको बनाने के लिए जीरोधा में जाओगे, और जीरोधा में जाने के बाद जीरोधा क्या करेगा, एक तरह से ये मिडिल मैन की तरह काम करता है। जीरोधा मान सकते हैं, ग्रो मान सकते हैं, ये मिडिल मैन की तरह काम करता है। तो ग्रो जो है वो कनेक्ट रहेगा CDSL के साथ या NSDL के साथ। अगर आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना रहेगा तो NSDL यूज़ किया जाएगा, और आपको बम्बई स्टॉक एक्सचेंज से कुछ खरीदना रहेगा तो उसके लिए CDSL यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो अब क्या रहेगा कि जैसे आपने डीमैट अकाउंट बनाया, तो ग्रो में जो अकाउंट बनेगा वो रजिस्टर्ड होगा CDSL या NSDL में।
ठीक है, और उसके बाद जो है आपका अप्रूव हो जाएगा। अब आप जब शेयर्स खरीदोगे भी ग्रो ऐप में, तो उसके बाद ग्रो ऐप में तो खरीदोगे, लेकिन ग्रो क्या है, एक तरह का मिडिल मैन है, लेकिन वो रजिस्टर्ड होगा कहाँ, NSDL में और CDL में। तो CDL और NSDL में आपका जो भी डेटा है शेयर खरीदने का वो सेव हो जाएगा। इवन आप जब बेचोगे तब भी जो है यहीं पे जो है सेव होता है, मतलब जो भी डेटा है वो आपका इधर ही जाके सेव होता है। ये एक तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे जो है सेव होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमें और ज़्यादा टाइम चाहिए इस डेडलाइन को पूरा करने के लिए, 1 सितंबर में हमारा काम नहीं हो पाएगा। तो इसी वजह से सेबी ने जो है डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया है प्लेज फ्रेमवर्क का, ठीक है। और ये क्यों किया गया है कि स्मूथ हो पाए इम्प्लीमेंटेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द मार्केट। अगर अभी अचानक से ला दिया गया तो जो मार्केट है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसकी वजह से ये चीज़ की गई है। क्या कारण है करने का, कि जो सिक्योरिटीज को मिसयूज किया जाता है ब्रोकर्स के द्वारा, उसको रोकने के लिए ये चीज़ की जा रही है, ठीक है। तो ब्रोकर्स के बारे में बात करें तो ब्रोकर्स जो है प्लेज में जो है धांधली कर देते हैं। एक सिंपल वर्ड में बात करें तो ब्रोकर जो है धांधली कर देते हैं, उसको रोकने के लिए ये चीज़ की गई है। अब धांधली कैसे करते हैं हम उसको पढ़ते हैं, उसका जो फ्रेमवर्क है, जो फ्रेमवर्क जो है जून 2025 में आया था, उसको कवर करते हैं, फिर आपको समझ आएगी कैसे तो धांधली कर सकते हैं। तो इसके बारे में पढ़ें तो अर्ली पे इन ब्लॉक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका प्लेज है, जो प्लेज सिक्योरिटीज़ हैं, वो आप ऑटोमेटिकली जो है ब्लॉक कर सकते हो, और वो जो है आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, किसी पर्सन का प्लेज है, किसी पर्सन का शेयर है, ठीक है, किसी पर्सन का शेयर है और उस शेयर को उसने प्लेज करने की सोची, तो उसने प्लेज करने के लिए रख दिया, तो उस प्लेज को खरीदने के लिए कोई तो कोई क्लाइंट तो रहना पड़ेगा ना। तो क्लाइंट जो है वो खरीदेगा, उसके लिए वो पहले ऑटोमेटिकली लॉक कर सकता है कि इतने पैसे में अगर कोई प्लेज आया तो मेरे को दे देना इस कंपनी का। तो वो सीधे के सीधे जो है अर्ली पे इन करके रखेगा अपने डीमैट अकाउंट में, और उसका जो भी इस पर्सन का जो भी ये पर्सन शेयर बेचना चाह रहा है उसका जो है ऑटोमेटिकली वो बेचा जाएगा, उसका जो भी पैसा है वो उसको वापस मिल जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है। इसके साथ ही जैसे प्लेज जाएगा, ठीक है, जो भी शेयर्स जो है बेचा जाएगा, जैसे प्लेज को रिलीज किया जाएगा वैसे ही जो है पे इन ब्लॉक, ठीक है, इस वैसे ही जो है उस पर्सन का जो भी पैसा है वो कट जाएगा, ठीक है। पर्सन ए लिया था जिसने शेयर बेचा था, और पर्सन बी लिया था जो शेयर ले रहा था, तो इसने जैसे शेयर इसका चला गया इसके पास, वैसे ही जो है इसका पैसा जो है वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ कहना है। पहले ये जो था वो मैनुअली करना पड़ता था, अब जो है मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं है। अगर बात करें डिपॉजिटर के रोल की, तो जो NSDL है, CDL है, ये सेम मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ावा ही दिया इसके बारे में कि ये BSC या NSC का ही एक पार्ट है, डिजिटल फॉर्म में जो है डेटा स्टोर रखता है, और ये इनको बोला गया कि अपना जो भी सिस्टम है वो अपडेट करो। ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ऑटोमेटिकली डीमैट अकाउंट में प्लेज हो जाए, उसके साथ जो प्लेज अगर चला गया उसके बाद पैसे जो अपने आप क्रेडिट हो जाए, या तो जो पे है वो ब्लॉक हो जाए। तो ये सब करने के लिए जो है इनको 1 सितंबर का टाइम दिया गया था, अब इसको बढ़ा दिया गया। इसमें ब्रोकर का भी एडवांटेज है कि ब्रोकर को अब रिक्वायर्ड नहीं है फिजिकल और फिर इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस को जो है सेपरेटली फिल करने के लिए, ठीक है। ये एडवांटेज भी है और ब्रोकर के लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि पहले जो थे ये लोग यही गड़बड़ करते, बीच में जो है पैसा थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख लेते थे और उसको फिर बाद में यूज़ कर देते थे, ठीक है। और प्लेज के बारे में आपको यहाँ पे समझा दिया, आप यहाँ से पढ़ के समझ सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं EPFO के ऊपर न्यूज़ आ रहा है कि EPFO ने जो इनका ग्रांट रहता है, ठीक है, उसका अमाउंट बढ़ाया गया है। पहले जो था वो 8.80 लाख रुपए था, अब बढ़ा के उसको 15 लाख रुपए कर दिया गया है अंडर दी डेफ्ट रिलीफ फंड के अंतर्गत, ठीक है। कोई भी अगर सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉय है, वो अगर किसी कारणवश सर्विस देते देते मर गए, एक्सपायर हो गए, तो उस केस में उनका जो भी पैसा है वो जो है डेफ्ट फंड के द्वारा, डेट रिलीफ फंड के अंतर्गत दिया जाता है। पहले जो था वो 8.80 लाख रुपए देता था, अब जाके अब जो है 15 लाख रुपए करके दिया जाएगा, और ये एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2025 से। और बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2026 से जो है ये 5% की इंक्रीमेंट भी होगी, मतलब 15% का और 5% का जो है इसमें इंक्रीमेंट भी आपको अगले साल 1 अप्रैल 2026 से मिलने वाला है। अब मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी लिख के दिखा रखा हुआ है कि डेफ्ट रिलीफ फंड है क्या। ये एक तरह का फाइनेंशियल बेनिफिट है, जो कि फाइनेंशियल बेनिफिट स्कीम जो है प्रोवाइड किया जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, मोस्टली जो EPFO है उसके द्वारा, और ये फैमिली और जो लीगल हेयर है उसको जो है सपोर्ट देने का काम करता है, ठीक है। इन केस ऑफ एम्प्लॉय डेथ, अगर एम्प्लॉय डेड हो गया, सेंट्रल एम्प्लॉय की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉय डेड हो गया तो उस केस में जो है उसके जो फैमिली मेम्बर है या जो लीगल हेयर है उसको पैसे पहुंचाया जाए 15 लाख रुपए का। ये काम जो है EPFO का रहता है, ठीक है। और EPF के बारे में आपको ऑलरेडी पता हो, प्रोविडेंट फंड के बारे में, जिसमें जो है आप पैसे डालने होते हैं, ठीक है।
और इसमें जो भी पैसे डालते हो स्कीम के अंतर्गत तो अच्छा खासा जो है इंटरेस्ट भी मिल जाता है, और अगर एक्सपायर हो गए तब जाके ये चीज़ मिलने वाली है। ये जो पैसे दिए जाएंगे जो भी लीगल हेयर रहेंगे उनको स्टाफ वेलफेयर फंड के द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। तो स्टाफ वेलफेयर फंड जो है डिस्ट्रीब्यूट करेगा और वो पैसा निकालेगा डेट रिलीफ फंड से। तो डेट रिलीफ फंड है एक, मतलब मान सकते हो कि जो भी गवर्नमेंट का जो भी फंड है उसमें डेट रिलीफ फंड में रहता है, उसका जो स्टाफ वेलफेयर फंड है वहाँ पे आएगा, उसके बाद जो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसके साथ ही आपको एक और चीज़ ध्यान देनी है, नो गार्जियन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है अगर माइनर चाइल्ड का पीएफ क्लेम हो तो माइनर चाइल्ड का अगर पीएफ क्लेम हो तो उसके लिए गार्जियन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। और जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसमें भी सिंप्लीफिकेशन की गई है प्रोसीजर में, कुछ वो सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने आपको ऊपर लिख के रखा है, यही जो है पढ़ के आपको जाना है। नेक्स्ट चलते हैं एमयूएन कोलैब के ऊपर बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट है जो इंडियन पोस्ट को भी संभालती है, उन्होंने पार्टनर किया एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के साथ, ठीक है। तो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में जो है म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के बारे में बात करें, इंडियन पोस्ट के बारे में बात करें तो ये हर गांव में फैला हुआ है, हर गांव देहात में फैला हुआ है। तो यहाँ इसके लिए जो है इंडियन पोस्ट ही एक अच्छा सोर्स है जिसमें आपको मिलेगा कि म्यूचुअल फंड बेचने के लिए या डिफरेंट प्रोडक्ट बेचने के लिए, क्योंकि गांव में फैले हुए हैं, बाकी तो पहुंचना मुश्किल है। तो इसी के लिए जो है जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने जो है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इन इंडिया के साथ पार्टनर किया है, जो कि मान सकते हो कि एक क्या अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, और दोनों मिलके जो है थोड़ा 3 साल का एक एमयू साइन किया है, जिसके अंदर का जो म्यूचुअल फंड है वो भेजा जाएगा पोस्ट ऑफिस के द्वारा। मोस्टली अर्बन और सेमी अर्बन एरिया जो है इसके अंतर्गत टारगेटेड है, ठीक है। सिटीजन कैन नाउ इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड डायरेक्टली थ्रू द पोस्ट ऑफिस ब्रांच। पोस्ट ऑफिस ब्रांच से जो है वो डायरेक्टली अब जो है म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ इंडियन आर्मी की तरफ से आ रहा है कि डोई डिवीज़न जो कि अरुणाचल प्रदेश में इंडियन आर्मी का एक डिवीज़न है, इन्होंने पार्टनर किया भारत एयरटेल के साथ, और अरुणाचल प्रदेश में जो है देख सकते हो कि एयरटेल का टावर लगाया गया है। स्पेशली जो दिबांग वैली है वहाँ पे, दिबांग वैली पे जो है एयरटेल का टावर लगाया गया है, इसी के लिए ये एमयू साइन किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है कि जो ट्रूप्स हैं और जो लोकलाइट्स हैं वहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश में हैं वो कम्युनिकेशन कर पाए, ठीक है, एक दूसरे के साथ बात कर पाए, फोन में इंटरनेट यूज़ कर पाए, उसी के लिए जो है ये चीज़ की गई है इंडियन आर्मी डिवीज़न के द्वारा। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आया आईआईटी मद्रास ने जो है इंदिरा क्वांटम टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ पार्टनर किया है। दोनों मिलकर एक तरह से सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर का एक एमयू साइन किया। अब ये क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये एक तरह का डिवाइस होता है सिलिकॉन फोटोनिस क्या कर रहा हूँ मैं, प्रोनाउंसिएशन सही से हो नहीं पा रही, क्या है सिलिकॉन फोटोनिस। जो सिलिकॉन फोटोनिस जो ये क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक तरह का चिप रहेगा। चिप किसका रहेगा, सिलिकॉन का रहने वाला है। तो इसमें रैंडमली जो है इसमें नंबर गिराए जाते हैं और उससे जो है कम्युनिकेशन होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा सिक्योर रहता है, ठीक है। ये थोड़ा इतना डिटेल में नहीं जाते कैसे क्या प्रोसेस रहता है, तो ये छोटा सा चीज़ समझ लो। तो ये बनाने के लिए टोटल 1 करोड़ रुपये जो है साइन किए गए हैं आईआईटी मद्रास के द्वारा, और इसको जो है आईआईटी मद्रास का जो सेंटर फॉर प्रोग्रामेबल फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम है यहाँ पे बनाया जाएगा, जिसमें आपको लीड रिसर्चर जो है प्रोफेसर विजय कुमार डीएस मिलने वाले हैं। आई थिंक ये दास ने डीएस होंगे कुछ, तो ये जो है इसको लीड करने वाले हैं, ठीक है। छोटा सा न्यूज़ था, इसको भी ज़्यादा डीप पे जाने की जरूरत नहीं क्योंकि लेसन बोर्ड में आता है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट आ रहा है इंडसइंड बैंक ने जो है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कि एक तरह का मिनी रत्न है, इसके साथ एक एमयू साइन किया गया है, जिसके अंतर्गत एमयू किसके साइन किया गया, एमएसएमई को जो है क्रेडिट देने के लिए साइन किया गया। मोस्टली एमएसएमई के लिए जब भी एमयू साइन किया जाता है तो क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए जो है साइन होता है। तो इसके अंतर्गत वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन, ये सारी चीज़ें दी जाएंगी और क्रेडिट फैसिलिटी स्कीम के अंतर्गत दी जाएंगी, जो कि एक तरह से इंस्टीट्यूट फाइनेंस के तौर पे दिया जाएगा। और दूसरा सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन स्कीम के अंतर्गत जो भी गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट है वो जो है इसके अंतर्गत हो पाएगा। तो ये 2 तरह की चीज़ें की गई हैं, इसको भी थोड़ा कुछ पढ़ लेना, ठीक है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है। जितने भी एमई के क्रेडिट के बारे में बात करते हैं, एमएसएमई के बहुत सारे क्रेडिट देते रहते हैं, ठीक है। बेटर ये रहेगा कि इसको एक बार में गो थ्रू करो कि कौन कौन जो है क्रेडिट दे रहा है एमएसएमई को, और अभी के टाइम पे इतना तो याद मत रखते चलो ये सारे न्यूज़ को भी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट आ रहा है
विश्वास पटेल। हाँ एक और चीज़ बतानी थी मेरे को यहाँ पे। कोई जो बच्चे हैं जो अभी स्टूडेंट अभी नए नए आए हैं वो मेरे को बोलते रहते सर आप एसबीआई का न्यूज़ बता रहे हो तो उसके साथ जो पुराने न्यूज़ है वो भी बता दिया करो। बट मैं इसके बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में हूँ क्योंकि मैंने आपको अभी तो पुराने न्यूज़ बता दिए, अभी तो आपको याद रह जाएगा। बट बात करें 6 महीने बाद, क्या 6 महीने बाद की बात करें तो उसमें आपको जो मैंने अभी बताया वो याद रहेगा क्या? अभी मैं अगर एसबीआई के बारे में बात करूँ तो मैं अभी आपको 1 महीने कवर करा सकता हूँ, 2 महीने कवर कर सकता हूँ, लेकिन 6 महीने तो एक साथ नहीं कवर करा सकता ना। तो इसी के लिए बेटर है कि जो पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ो, पीछे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पीछे का जो भी न्यूज़ है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका एग्जाम सामने होगा या एग्जाम पीडीएफ उठाना, मेरा जो अल्टीमेट पीडीएफ है वो उठा सकते हो, या किसी भी दूसरे से भी पढ़ रहे हो तो वहाँ से उठा सकते हो। वहाँ पर जितने भी एसबीआई के न्यूज़ है उसको एक बार में ग्रो थ्रू करोगे तब भी हो जाएगा। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके टाइम भी वेस्ट होगा आपका भी और मेरा भी। बेटर यही है कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है उसको पढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट है। आप जितना टाइम जीए में बचाओगे, ठीक है, जीए में क्योंकि स्कोर करना मुश्किल होता है, ठीक है, जीए जो है डिफिकल्ट आता है तो जीए में स्कोर करना मुश्किल होता है, ठीक है, तो इसमें जीए में जितना टाइम बचाओगे उतना टाइम आप बाकी चीज़ों में दे पाओगे। तो बेटर यही है कि जीए में पढ़ो कम, रीड ज़्यादा करो, रीड और रिवीजन करोगे तभी जो है आप स्कोर कर पाओगे, नहीं तो फिर जैसे आपकी मर्जी जो भी करना चाह रहे हो। हम आगे बढ़ता, ठीक है, टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया वैसे भी। अपॉइंट की अगर बात करें तो विश्वास पटेल को जो है अभी टाइम पे चेयरमैन बनाया है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का, 2025 से लेकर 2027 तक, मतलब 3 साल के लिए इनको जो है चेयरमैन बनाया गया है विश्वास पटेल को। तो ये क्या करता है पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया? पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का काम होता है गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, ठीक है, जितने पेमेंट हमारे इधर कंपनीज हैं उनके ऊपर निगाह रखने का काम होता है, ठीक है। तो इसके साथ आपको कुछ और भी अपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, जैसे कि श्रीनिवासु जिनको डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि डायरेक्टर है बिल्डेक्स के, इनको भी एक तरह से मान सकते हो कि अपॉइंट किया गया है को चेयरमैन के तौर पे, और उसके साथ नीमल बंसल को भी अपॉइंट किया गया है। तो ये 3 नाम जो है आपको याद रखना है, एक तो पटेल, एक श्रीनिवासु और ऊपर से बंसल, ये 3 नाम आपको याद रखते हुए जाना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ एक और चीज़ जो पीसीआई रहता है, इनका काम ये भी रहता है कि जो पेमेंट सेक्टर है, जो डिजिटल पेमेंट सेक्टर है, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उसको भी सॉल्व करने का काम भी इन्हीं का रहता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है रजत पुन्हानी। रजत पुन्हानी के बारे में बात करें तो अभी के टाइम पे सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज के। इनको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो है सीईओ बनाया है, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है। ये रिप्लेस करेंगे राव जी को। राव जी जो है रिटायर हो रहे हैं 31 अगस्त 2025 में, और अब ये जो है रिप्लेस करने वाले हैं। अब इन्होंने ये वाली पोस्ट छोड़ दी ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज की पोस्ट तो छोड़ दी सेक्रेटरी के तौर पे, तो इनकी जगह पे कौन आया है उसको भी देख लेते हैं। इनकी जगह पे आएंगे देवाश्री मुखर्जी। देवाश्री मुखर्जी जो है सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स संभाल रहे थे, ठीक है, और ये रिप्लेस करेंगे रजत पुनिहानी को। तो ये पुनिहानी यहाँ पे थे पहले, और अब ये जो है चले गए हैं सीईओ के तौर पे। उसके बाद बात करें नेक्स्ट आपको मिलेगा, अब ये भी सीट खाली होगी, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज सीट खाली होगी, तो इसको भरेंगे कौन? इसको भरेंगे वी.के. राव जी। तो वी.के. राव जी इसको भरने का काम करेंगे। ये प्रीवियसली सेक्रेटरी की तरह काम कर रहे थे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के। अब देखो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस का जो है सेक्रेटरी का सीट खाली हो गया, तो इसको कौन भरेगा? इसको भरेंगे पीयूष गोयल जी, ठीक है। तो पीयूष गोयल जी जो इसको भरने वाले हैं। तो ये तीनों के तीनों, 3 या तो 4 बोल सकते हो, 4 के 4 जो है एक साथ ही अपॉइंटमेंट जो है लिंक है। एक बंदा शिफ्ट किया है तो उसकी जगह दूसरा बंदा जो है आया है, दूसरे बंदा अगर शिफ्ट किया तो उसके बाद तीसरा बंदा ये आया है सेक्रेटरी के तौर पे। तो ये पूरा का पूरा सर्कल ऐसे चल रहा है जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपको ऊपर देके रखा है कि सीईओ कौन बनाया गया है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो आपको रजत जी का नाम याद रखते हुए चलना है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम क्या रहता है कि हमारा जो फूड है वो देखने का काम होता है कि हमारा जो फूड है वो हेल्दी है कि, हेल्दी का तो छोड़ो, हेल्दी तो देखता नहीं है, सही है कि नहीं, कुछ हार्मफुल तो नहीं है, वो सब देखने का काम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का रहता है। आपने देखा होगा कि जो भी आप पैकेट खरीदते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो या कोई भी पैकेट कोई भी आप सामान खरीदते हो फूड रिलेटेड, तो उसमें आपने देखा होगा कि प्रोटीन लिखा रहता है या शुगर लिखा रहता है, सॉल्ट लिखा रहता है। तो वो सब के नीचे एक और चीज़ लिखी रहती है FSIA नंबर। तो जितने भी ब्रांड्स रहती हैं, जितनी कंपनीज रहती है, अगर उनको फूड प्रोडक्ट बेचना है
तो उनको इनसे लाइसेंस लेना ही पड़ता तभी बेच सकते हैं। तो इनका काम रहता है कि सेफ्टी देखने का, उनका लैब्स रहते हैं जहाँ पे ये सेफ्टी मेजर करते हैं कि वो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं, कोई हार्मफुल तो नहीं है, वो सब चेक करने का काम इनका रहता है। ठीक है, हार्मफुल मतलब कुछ मतलब जहर वहर ऐसा कुछ समझ सकते हो, पॉइजन वाइजन तो नहीं है, या कुछ खराब, इतना तो खराब नहीं है कि भाई शुगर ही बढ़वा के दे रहा है एक बार खाया तो, वैसा रोकने की कोशिश करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब फूड रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, हाइजीन है कि नहीं, वो सब देखने का काम भी इनसी का रहता है। होटल के बारे में बात करें, होटल में भी जो है इनको ही देखना पड़ता है, होटल वाले को इनसे लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर बात करें पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा बैंकिंग साथी टेलीग्राम ग्रुप में, इवन वेबसाइट में मिल जाएगा www.mappingaffairs.com में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ऐसी कंटेंट देखते रहें सब्सक्राइब चैनल। अभी हम वीडियो इतने रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। बाय।